Hi Sandy, thank you for joining the call. Yeah, So, thank you. Thank you so much for inviting me. जो भी इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहा है, सैंडी खंडा, ये एक फाउंडर है ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन की। ये एक एनजीओ है जो कि काम करती है आपका क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी और मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल है बॉस, ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन ये नाम कहाँ से आया? अगर मैं ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन की बात करूँ, सो ग्रीन जो हमारा वर्ड है वो डिनोट करता है कि हम लोग एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हैं। और पेंसिल स्पेसिफिकली थ्रू एजुकेशन जो हमारी अप्रोच है। जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स हम लोग चला रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी पे या क्लाइमेट चेंज पे या हेल्थ पे, वो एजुकेशन के ज़रिए हम लोग चला रहे हैं। जैसे कि अभी हमारी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज़ वर्कशॉप्स हो रही हैं स्कूल्स में। बेसिकली वो एजुकेशनल मॉड्यूल हैं बच्चों के लिए, हाउ दे कैन इनबिल्ड सस्टेनेबिलिटी विद इन देमसेल्व्स। तो उसमें वो सस्टेनेबल लिविंग्स हो गया, सस्टेनेबल हैबिट्स हो गया, वो सारी चीज़ें एजुकेशन के थ्रू सीख रहे हैं। नेम के पीछे आप देखेंगे ग्रीन और पेंसिल, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम ग्रीन पेंसिल्स तो नहीं बनाते। तो वही मैं क्लियर करना चाहूँगा। जी। और ये कौन-कौन से, बिकॉज़ जनरली जो मैंने नोटिस किया है एनजीओज़ एक पर्टिकुलर नीश एरिया में फ़ोकस करती है, या तो वो एजुकेशन पे फ़ोकस करती है या फिर क्लाइमेट चेंज पे फ़ोकस करती है। बट आपके जो फ़ोकस एरिया है काफ़ी मल्टीपल चीज़ों के एस्पेक्ट को कवर करती है। कौन-कौन से सर्विसेज़ आप, क्योंकि मैंने आपके इंस्टा पेज ज पे देखा है, आपके वेबसाइट पे, आप यमुना नदी के लिए भी कुछ, यमुना क्लीनिंग के लिए भी आपने कुछ किया था। देन यू आर आल्सो इंटू द मेंस्ट्रुअल, देन यू आर आल्सो इंटू द एजुकेशन। सो कौन-कौन सा सेगमेंट और कैटेगरी है जहाँ पे ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन आइडियली फोकस्ड है जिनका? जैसे एनवायरनमेंट की हमने बात की, तो एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें आ गई। वेदर इट विल बी एयर, वेदर इट विल बी वेस्ट प्रॉब्लम, वेदर इट विल बी वाटर प्रॉब्लम, वेदर इट विल बी वाटर बॉडीज प्रॉब्लम, जैसे कि आपने यमुना का बताया। तो ये सब एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा डोमेन है। उसके अंदर बहुत सारी सस्टेनेबिलिटी आ गया, तो उसमें देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम लोग कवर करते हैं। और दूसरा, जैसा मैंने बताया, हेल्थ एंड एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, सो दैट वी कैन एजुकेट द कम्युनिटी अबाउट द इश्यूज। बेस्ड ऑन दैट वी ऑल्सो टेकिंग एक्शन। ऐसा नहीं कि हम एजुकेशन में ही करते हैं, वी हैव एन इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस, एडवोकेसी एंड एक्शंस, जो दिखता भी है। जैसे हम अभी स्कूल्स में कर रहे हैं वर्कशॉप, उसमें वी इंटीग्रेटेड ऑल दीज फोर अप्रोच, including education, awareness. Then we also included the advocacy. We took some help from the media people who helped us to amplify and advocate our initiatives within the local community. और एक्शन का पार्ट, जैसे कि हम लोग प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं उसी स्कूल में, वही बच्चे सोइल हेल्थ के बारे में सीख रहे हैं, वही बच्चे प्लांटेशन के बारे में सीख रहे हैं, वही बच्चों को समझ आ रहा है कि कार्बन क्या है, एक्चुअली कार्बन एमिशन होता क्या है और कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के थ्रू कम कर सकते हैं। जैसे प्लांटेशन हम कर रहे हैं, तो प्लांट का काम क्या होता है, कार्बन को एब्जॉर्ब करना होता है। और एमिशन कैसे हो रहा है, जैसे व्हीकुलर एमिशन हो रहा है, हम लोग अलग अलग चीजें जैसे बर्न कर रहे हैं, प्लास्टिक या पॉलिथीन की चीजें खुले में जला रहे हैं, उससे कार्बन एमिशन हो रहा है। तो वो बच्चे क्रिटिकली बारीकी से समझ पा रहे हैं कि कार्बन होता क्या है, एमिशन कैसे हो रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, हम जो प्लांट लगा रहे हैं तो उससे क्या फायदा होगा, मतलब क्या वैल्यू एड ऑन होगी। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। और दूसरा, हेल्थ जुड़ा हुआ है क्लाइमेट के साथ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो हमारी हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे कि बताया, क्लाइमेट चेंज का पार्ट हमारा हीट वेव हो गया, क्लाइमेट चेंज का ही पार्ट हमारा अर्थक्वेक हो गया, या फ्लड्स हो गया, या अभी क्लाउड बर्स्ट हुआ जो कि उत्तराखंड में, तो काफी लोगों का डेथ भी हुआ, पूरा विलेज रिलोकेट हुआ। ऐसे ही हिमाचल में हुआ अभी, ये सीक्वेंस में होता आ रहा है। अभी जम्मू एंड कश्मीर में हुआ 2-3 दिन पहले। तो क्लाइमेट चेंज के ये इफेक्ट्स हैं। हीट वेव हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, या फिर अभी आपने देखा क्लाउड बर्स्ट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड्स हो गया। पहले उत्तराखंड में जोशीमठ आपने देखा कि पूरा का पूरा गांव रिलोकेट हो गया, श्रिंक होने की वजह से, लैंडस्लाइड होने की वजह से। तो ये हमारे पास परफेक्ट एग्जाम्पल हैं क्लाइमेट चेंज होने के। और क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है वो हमें समझना पड़ेगा।
जब तक वो नहीं रूट कोज हमें नहीं पता होगा कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो हम कैट उसको हम लोग कोप अप नहीं कर पाएँगे उस प्रॉब्लम के साथ। क्योंकि जो रूट कोज है, जब हम उस रूट कोज को ही कट डाउन नहीं करेंगे, तो वो प्रॉब्लम होती रहेगी और इंक्रीज़ होगी वो, कम नहीं होगी। सो ओके। उसीलिए क्योंकि हेल्थ लिंक है एनवायरनमेंट से, बिकॉज़ हवा जो हम लेते हैं, एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो उसकी वजह से हम लोग हेल्थ को सेपरेट नहीं मानते, इस वजह से इंटरलिंक है, हेल्थ हो गया, क्लाइमेट हो गया या फिर जेंडर हो गया। ये तीनों ही चीज़ें इंटरलिंक हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये तीनों ही मुद्दों पे काम कर रहे हैं। तो जब आप हेल्थ बोलते हो, आपका मेजर फोकस मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ, अगर जिनको नहीं पता, जनरली पीरियड्स को कहते हैं वुमेन को जो होता है। बट हाउ डू यू, व्हेन यू से हेल्थ केयर, आपका मेजर फोकस है मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे, इज इट? इनिशियली जब हमने फाउंडेशन शुरू किया तो मेजरली इन ए ब्रॉडर वे हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे फोकस रखा। देन फिर हमारा मेंटल हेल्थ पे भी फोकस शिफ्ट हुआ कोविड और कोविड के बाद, बिकॉज मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे थे लोगों को और डिजिटल कंटेंट कंजप्शन बढ़ रहा था, लोग घरों में थे, तो वो स्पेस नहीं मिल रहा था उनको खुद को। तो बहुत सारी इंसिडेंट्स भी देखी हमने मेंटल हेल्थ की वजह से, बहुत सुसाइड रेट भी बढ़ा इंडिया के अंदर और बाकी सारे इश्यूज भी थे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है उसका भी एक कोज रहा है मेंटल हेल्थ इश्यूज। बाकी इकोनॉमिकली चैलेंज है, पॉवर्टी है, वो भी एक मेंटल हेल्थ इश्यूज का बहुत बड़ा कोज रहा है। अकेला मैं कोविड तो नहीं कहूंगा। सो मेंटल हेल्थ के इश्यू को भी हमने एड्रेस करना शुरू किया और अभी हमने एक हेल्थ केयर आर्म बना दिया अलग से, ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन का, इंडिया हेल्थ केयर फाउंडेशन, जिसमें हम कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को भी एड्रेस करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया, कैंसर हो गया, बाकी और दूसरे तरीके की बीमारियां होंगी। तो उसका एक हमारा क्लिनिक भी सेटअप हो रहा है गुड़गांव के अंदर, पहला क्लिनिक। तो होपफुली हम लोग हेल्थ केयर को एक अलग से आर्म बनाकर उसको ब्रॉडर वे में हम लोग एड्रेस करना चाह रहे हैं, जो जो भी इश्यूज क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं। अगर मेंस्ट्रुअल हेल्थ की बात करूं तो पीसीओडी, पीसीएस, ये बहुत बड़े चैलेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। मेंटल हेल्थ की मैंने बताया अभी आपको। उसके अलावा बाकी भी हैं, जैसे अभी वाटर का मैं बात करूं तो पानी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स बढ़ते जा रहे हैं, हरियाणा में, पंजाब में, इवन काफी सारे स्टेट्स में, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन फार्मिंग। तो जिसकी वजह से कैंसर केसेस भी बढ़ रहे हैं, अराउंड 7.45% कैंसर केसेस का राइज हुआ हरियाणा में, अगर मैं बात करूं। और अभी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट भी आई थी 2023-24 का, जो सैंपल्स लिए गए थे हरियाणा के अराउंड 16 एंड पंजाब के अराउंड 22 डिस्ट्रिक्ट्स में। आर्सेनिक एक टॉक्सिन होता है, रसायन होता है, तो उसकी जो क्वांटिटी होती है 10 पार्ट पर बिलियन होती है एज पर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बट वो 10 पार्ट पर बिलियन से कहीं ज्यादा एक्सीड कर गई है हरियाणा के 16 एंड पंजाब के 22 डिस्ट्रिक्ट्स में। और काफी ट्रेंड में भी चल रहा है कि हरियाणा में जो घग्गर रिवर है, सो उसमें पानी तो नहीं आता है, बट बहुत बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट या इंडस्ट्रीज उसका मिस यूज कर रही हैं, बहुत सारे केमिकल्स उसमें छोड़ रही हैं जो अनट्रीटेड हैं। तो जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो लोगों के हेल्थ के ऊपर आ रहा है, बिकॉज वो पानी, क्योंकि आप रूरल एरियाज में जाओगे, फिर गो इन रूरल एरियाज इन हरियाणा एंड पंजाब, people are directly pumping and drinking water, they don't have ROs and water purifiers. Even Haryana में भी, if I'll talk about my own village that is in Jind district of Haryana, now most of people started taking RO water just because of these concerns. Because if you go 5 years back or 10 years back, people in villages were not aware about the RO or water purification system. But now this thing started happening. So this is huge concern because climate ही हमें इम्पैक्ट कर रहा है। इसका ये परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ अभी। ये जर्नी कैसे शुरू हुई? बिकॉज बाय द लुक्स ऑफ इट यू साउंड वेरी यंग, मतलब काफी यंग दिखते हो आप। तो बट द सेम टाइम जब आप कोविड की बात करो तो आई गेस अगर आपने 7-8 साल पहले ये जर्नी शुरू की होगी, इतने कम एज में ऑल टुगेदर एनजीओ खोलने का, जनरली जिनका एस्पिरेशन होता है वो अलग है, तो एनजीओ पे सीधा फोकस कैसे हुआ आपका?
एनजीओ पे मेरा सीधा फोकस तो नहीं था बिकॉज जब मैं कॉलेज में था मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की एंड इन बिटवीन इन 2016 आई मीट विद इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इन गुड़गांव इटसेल्फ व्हेन आई वाज गोइंग इन कॉलेज. So that was the most turning point of my life, I can say. Then it was major accident. Almost 1 year I spent in two different hospital, including Medicity, the Medanta, and another is AIMS New Delhi. And almost after 1 year of recovery, around 15-16 major chota bada surgeries hua, and I got my purpose of life. In fact, in hospital. सो हॉस्पिटल के बेड पे मुझे वो रियलाइज हुआ बिकॉज एक स्टेज था इनिशियली आई वाज इन कोमा एंड आफ्टर 1 and 2 months आई अगेन able to speak and able to open my eyes. Then almost it took 1 year again to you know, एक साल मुझे फिर से लगा वो फिर से चलने में या फिर अच्छे से बोलने में या समझने में. तो वो बहुत टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का जब मुझे रियलाइज हुआ और मुझे पर्पस ऑफ लाइफ मिला बिकॉज बीइंग कमिंग फ्रॉम ए फार्मिंग बैकग्राउंड फैमिली ऑफ हरियाणा एंड आई हैव डन माय इंजीनियरिंग एंड उसके बाद कमिंग इन सोशल वर्क इज completely different. एंड ये काफी लोगों को लगा भी बट वहां से मुझे पैशन मिला बिकॉज मैंने इंजीनियरिंग की मैकेनिकल में एंड एनी हाउ व्हीकुलर एमिशन एयर पोल्यूशन और बाकी सब चीजों की समझ डेवलप हो रही थी और मैं उसको प्रैक्टिकली समझ भी पा रहा था क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन पिछले 5 से 7 साल में जिस तरीके से पोल्यूशन एयर पोल्यूशन का इश्यू बढ़ा है या फिर यमुना का इश्यू हो या फिर हरियाणा में भी अभी वाटर का जो इश्यू है जो मैंने बताया आपको. तो ये सारे क्रिटिकली मैंने जिए हैं मतलब एक्सपीरियंस किए हैं. सो एक्सपीरियंस से एक मुझे था कि हाँ मुझे करना है बट इनफैक्ट वो करेज नहीं था बिकॉज कमिंग फ्रॉम ए फार्मिंग बैकग्राउंड मिडिल क्लास फैमिली इट्स रियली टफ कि यू हैव टू टेक रिस्क इन ए वे कि यू स्टार्टेड योर ओन एनजीओ. तो स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजिंग था बट मुझे वो एक्सीडेंट मेरा टर्निंग पॉइंट रहा जहाँ से मुझे वो करेज मिला कि वो मुझे शुरू कर देना चाहिए. तो ये आपने शुरू कैसे किया? मतलब शुरुआत के कुछ पीरियड बताओ कि आपने ऑब्वियसली रजिस्टर किया होगा एज ए एनजीओ, बट जनरली जब बिजनेस शुरू करते हैं तो इट्स अ वेरी डायरेक्ट का आप सीधा क्लाइंट को अप्रोच करते हो, बट जब एनजीओ शुरू करते हो तो हाउ डू यू गो अबाउट इट? So initially, when I recovered from my accident, so again I was in final year in college. So कॉलेज में मैं फिर से गया तो मैंने एज ए कम्युनिटी शुरू किया सोशल वर्क करना. सो एज ए कम्युनिटी मैंने कुछ स्टूडेंट्स थे या मेरे जो क्लासमेट्स थे उनके साथ मिलके मैंने शुरुआत की बट कुछ लोगों को जैसे जैसे मैंने देखा रिसर्च किया एनजीओज कैसे वर्क होता है कैसे फंक्शन करते हैं तो फिर मैंने 1 साल बाद 2018 में रजिस्टर किया एनजीओ को फॉर्मली एज ए ट्रस्ट. देन फिर धीरे धीरे और रिसर्च किया नॉलेज बढ़ी कि हाउ द एनजीओ एबल टू सिक्योर द फंड्स एंड ऑल हाउ वी कैन डू कैपेसिटी बिल्डिंग हाउ वी कैन डू मोर मोबिलाइजेशन. तो वो एक एक टर्मिनोलॉजी जो सोशल वर्क में पड़ता है बट विदाउट डूइंग एनी डिग्री इन सोशल वर्क तो इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ आई स्टार्टेड लर्निंग दोज ऑल थिंग्स प्रैक्टिकली. So based on that, initially we started as a community, and then later on we registered as an proper formal NGO. And then initially we started getting support from the individuals within college or within norms people. So then it took around 2-3 years when we finally able to eligible for the CSR or government grants, and then hopefully we got our first CSR after completing our 3 years. And then we there are many corporate who supported us and my initiatives, including MNCs and Indian companies, and now the government also. So that's the work initially. तो it was challenging when I started this. अकेला था तो I have to handle everything. I have to handle each part of NGO, including compliance, including mobilization, including program design and implementation. तो but it was interesting जब आप struggle करते हो तो उसका एक अलग ही मजा होता है. इस पे मैं टच करना चाहता हूँ बिकॉज एज ए गाय स्पेशली जब आप एक बंदे हो एंड देन
आप जब कोशिश कर रहे हो मेंस्ट्रुअल हेल्थ जैसे सेंसिटिव टॉपिक को टच करना, तो लड़के होके कैसे हैंडल करते हो? बीइंग इन बॉय जैसे आपने बताया, और बीइंग इन बॉय भी, एंड टिपिकली यू आर बिलोंग्स टू ए फार्मर फैमिली, एंड वो भी हरियाणा से, जहाँ पे खाप पंचायत का इन्फ्लुएंस किसी से छिपा नहीं, और जहाँ पे ओनर किलिंग्स के मामले एक टाइम पे बहुत पीक पे थे, और जेंडर इनइक्वलिटी, गर्ल चाइल्ड अबॉर्शन, जहाँ से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसा अभियान की शुरुआत करनी पड़ी। सो हरियाणा बहुत पॉपुलर रहा है बिकॉज जेंडर इनइक्वलिटी के मामले में किसी से नहीं छुपा, क्योंकि बहुत नाम भी खराब हुआ स्टेट का। तो वहाँ पे, और जब मैंने शुरू किया 6-7 साल पहले, और इफ आई कंपेयर दो 6-7 years बैक टू 90s डेज, तो काफी इम्प्रूवमेंट हो चुके थे, बिकॉज 90s डेज में सिचुएशन वाज मोर वर्स्ट, बट जब मैंने शुरू किया उस टाइम पे था, खराब था सिचुएशन, बट वैसा नहीं था टिपिकल। तो वो सारी चीजें तो मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़े, बट उतने नहीं करने पड़े। अगर मैं 90s के डेज से शुरू करता तो शायद वो चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते, और उसका मुझे बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट चुकाना पड़ता। तो एक तो ये बात थी, और दूसरा, हरियाणा में अभी भी वो एक्सेप्टेंस उतना नहीं है। इतना मॉडर्नाइजेशन और इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी, बीइंग इन बॉय या बीइंग इन मैन, आप इस मुद्दे के ऊपर बात करो तो वो एक्सेप्टेंस अभी भी उतना नहीं है, स्पेसिफिकली इफ यू गो इन रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज में है, बट अर्बन एरियाज में भी स्टिल इट्स having a big taboo. If you go in Gurgaon, go in Rohtak, go in Panchkula, go in Mahendragarh, तो अभी इवन अर्बन एरियाज में भी आप जाओगे तो टैबू है। बिकॉज बीइंग इन बॉय, जब मैं बात करता हूँ इस टॉपिक को लेकर, तो सबसे पहला तो यही रहता है कि वो शाय फील करते हैं। सबसे पहले तो, अगर बीइंग इन बॉय मैं सामने खड़ा होके, अगर मेरे सामने क्लास है एंड देयर इज स्टूडेंट इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड बॉयज, और मैं खड़ा होके बोलता हूँ कि पीरियड, जो ये वर्ड मैं मुंह से निकालता हूँ, या मासिक धर्म, तो सबसे पहला जो रिएक्शन देखने को मिलता है, शाय होना। या तो वो हंसते हैं ऐसे नीचे करके, या मनी मन उनको ये लग रहा होता है कि ये कैसे बोल रहा हो ओपनली, मतलब इसके पास इतना फ्रीडम कैसे कि हमारे सामने ओपनली खड़ा होके पीरियड वर्ड बोल रहा है मुंह से। तो ये चीज है। और दूसरा, एजुकेशन सिस्टम, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, सो मुझे जो लगता है, एजुकेशन सिस्टम में अगर इसको सही से पहले से प्रैक्टिकली डाला हुआ होता तो शायद ये आज टैबू होता भी नहीं। बिकॉज अभी हम कितने ही विलेजेस में जाएं, इवन अर्बन एरियाज में, टायर 2 सिटीज में हम जाएं, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। बच्चियों को नहीं पता है कि जिनको पीरियड्स नहीं आता, पहले से वो प्रिपेयर नहीं होती, उनको नहीं पता होता कि पीरियड्स भी कुछ होता है। अगर पीरियड्स होता वो नेचुरल होता है, अगर पीरियड्स अगर होगा तो मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन सा पैड यूज करना है, कौन सा पीरियड प्रोडक्ट यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे खुद का डाइट को मेंटेन करना है, क्रैम्प्स होगा तो क्या करना है, किस केसेस में हमें गाइनो को कंसल्ट करना है, हमारा पीरियड स्किप होता है तो, पीसीओडी पीसीएस क्या होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो सबसे बड़ा जो मैं इसमें रीजन मानता हूँ, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन कैसे आएगा, वो एजुकेशन से आएगा। किसी को फ्री में हम सैनिटरी पैड दे दें, उससे भी नहीं आएगा वो। तो इंफॉर्मेशन तभी दी जा सकती है जब हम एजुकेशन दे सकते हैं। तो हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पॉलिसीज इतनी इम्पैक्टफुल तरीके से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते? सो दैट्स द क्वेश्चन। तो इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, और ये टैबू तभी खत्म हो सकता है जब हम इसको जेंडर इंक्लूडिंग बॉयज इंक्लूडिंग मैंस शामिल करें। इवन मेल्स के पास भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। इवन जब मैं खुद स्कूल में था इन 8th क्लास, देयर वाज ए गर्ल ब्लीडिंग इन माय क्लास। तो कितने ही मेरे कलीग्स होंगे जिन्होंने मजाक उड़ाया होगा उसका। कितनों को पता नहीं था, इवन मुझे नहीं पता था इंक्लूडिंग मी, कि ये क्या हुआ है। मेरा इसी पे एक जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि जब आप बात कर रहे हो पीरियड्स की, जब आप बात कर रहे हो एजुकेशन की, तो जब आप जाते हो तो अकेले जाते हो या फिर अपने साथ किसी डॉक्टर या फिर किसी हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को लेके जाते हो? बिकॉज़ देन इट्स अ वेरी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन। और जब इस पे एक दूसरा सवाल ये था कि इसको पूरे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में
Of course, major challenges, major restrictions तो काफ़ी आएँगे. What are those typically that अ, अगर मैं एक्सपर्ट्स की बात करूँ तो हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं एज़ आई टोल्ड यू कि हमने एक हेल्थ केयर आर्म भी शुरू किया है इंडिया हेल्थ केयर फाउंडेशन। सो इवन एक नहीं कई सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, अलग-अलग एक्सपर्ट्स हैं अलग-अलग चीज़ों में और पहला क्लिनिक भी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं गुड़गाँव के अंदर ही। तो ये एक बात होगी, दूसरा चैलेंजेस काफ़ी सारे थे। पहला चैलेंज सबसे पहले इनिशियल डेज़ में मैं बात करूँ जब एनजीओ की शुरुआत हुई, तो परमिशन बहुत बड़ा चैलेंज होता था, कोई जानता नहीं था मुझे या फिर एनजीओ के बारे में। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना या फिर कम्युनिटी हो गई, स्लम एरियाज़ हो गए, अर्बन स्लम है हो गए, तो ऐसी जगह पे जाना और बहुत इंडिविजुअल बहुत छोटी टीम थी, तो परमिशन में बहुत बड़ा हमें हर्डल्स आते थे। पहला चैलेंज तो यही हो गया और दूसरा जब परमिशन मिलना भी शुरू हुई तो जब हम बोलते थे कि इस टॉपिक पे हम करने वाले हैं तो थोड़ा हेजिटेशन होता था स्कूल्स को भी या फिर रिमोट एरियाज में विलेजेस में हम जाते थे कि मतलब मैं लीड कर रहा हूँ बीइंग इन मेल और ये लोग इस टॉपिक पे करेंगे तो थोड़ा सा लोग कतराते थे कि परमिशन मिलने में थोड़ा डिफिकल्टीज होती थी। तो ये पहला चैलेंज हमारा परमिशन में रहा। दूसरा रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन में, क्योंकि हम जा रहे थे इनिशियली कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे थे हम लोग, तो फाइनेंशियल चैलेंज बहुत रहे थे क्योंकि इनिशियली हम लोग इंडिविजुअल डोनेशन पे ही डिपेंड थे, सीएसआर के लिए एलिजिबल नहीं थे, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एलिजिबल नहीं थे, तो फंडिंग सोर्स बहुत ज्यादा नहीं थे इंडिविजुअल को छोड़कर। तो वो एक चैलेंज रहा। तीसरा चैलेंज कैपेसिटी को कैसे बिल्ड करना है, मतलब बहुत सारे लोगों को कैसे जोड़ना, बिकॉज एक अकेला इंसान सारी चीजें नहीं कर सकता है। तो वो टीम हमने बनाई धीरे धीरे करके। फिर टीम्स में हमने हमारे मॉड्यूल्स बनाए एजुकेशन के ऊपर, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के ऊपर हम एजुकेशनल मॉड्यूल बनाए कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें टॉपिक्स कवर करेंगे, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें, फिर उसमें कौन कौन क्रेडिबल लोग हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे इंफॉर्मेशन में, गायनोकोलॉजिस्ट है, बाकी जो लोग हैं जर्नल पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं, या जो पास्ट की रिसर्च है स्पेसिफिकली इंडियन लैंडस्केप में मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट से रिलेटेड या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो वो सारे चैलेंजेस थे थोड़े थोड़े, बट जैसे जैसे विद द टाइम हम लोग रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग होती रही तो वो हमने ओवरकम भी कर लिए। आज परमिशन की बात होती है तो आज हम जाते हैं डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, तो किसी भी गांव की चाहिए तो आज हमें बल्क में परमिशन चाहे तो हम पूरी डिस्ट्रिक्ट की ले लें। तो इसी पे जब जब हम बात कर रहे हैं परमिशंस की, तो जनरली गवर्नमेंट की तरफ से और लोकल लोकल अथॉरिटी की तरफ से परमिशन मिलना आसान होता है। ऑफ कोर्स अगर मैं मेंस्ट्रुअल हेल्थ बात की बात को हटा दूँ, बट इन जनरल एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए आपको कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने हैं, जैसे आपका एक ड्राइव मैंने देखा था यमुना पे, आपने कुछ क्लीनिंग का ड्राइव किया था। तो जब इस तरह जी। के परमिशन होते हैं, तो लोकल अथॉरिटी का कितना सपोर्ट होता है आपको इन जनरल? और उनकी तरफ से सिर्फ परमिशन वाला सपोर्ट होता है या फिर दे आल्सो सपोर्ट यू समवेयर थ्रू द मॉनेटरी फॉर्म? सो परमिशन का बहुत बड़ा चैलेंज इनिशियली जैसे हम लोग एडवोकेसी पे ज्यादा फोकस करते थे अलोंग विद एजुकेशन, एक्शन पार्ट बहुत कम था हमारा। सो इसलिए भी डरती थी गवर्नमेंट अथॉरिटीज की, सैनिटेशन वाला पार्ट है जैसे स्कूल्स में वेस्ट वाला बड़ा इशू है, सैनिटरी पैड अगर यूज भी कर रहे हैं गवर्नमेंट फ्री दे भी दे तो वो लोग डंपिंग फैसिलिटीज नहीं है, कचरा पड़ा रहता है अभी भी। इवन बहुत सारे स्कूल्स में ये इशू है वेस्ट मैनेजमेंट, वहां पे कचरे वाली गाड़ी नहीं आती है उठाने, प्रॉपर सेग्रीगेट नहीं होता है। तो वो सारे इश्यूज थे तो उनको डर लगता था कि बीइंग एन एनजीओ ये लोग कहीं हाईलाइट ना कर दें, इनके पास मीडिया सपोर्ट है वो बाकी सारी चीजें हैं। तो पहला ये रहता था अगर वो हाईलाइट होगा तो वो गवर्नमेंट के लोगों के पास जाएगा और फिर अथॉरिटीज को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। तो ये एक इशू रहता था इनिशियली, बट जैसे जैसे हम पुराने ऑर्गेनाइजेशन होते रहे काम करते रहे तो गवर्नमेंट के साथ भी अलायंस हुआ हमारा, तो समझ आया कि मतलब हम लोग काम जो कर रहे हैं अल्टीमेटली किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम सॉल्यूशंस के लिए काम कर रहे हैं।
और वो सॉल्यूशन अकेले हमसे नहीं आएगा, उसमें हमें पॉलिसी लेवल एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, गवर्नेंस लेवल एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे और कम्युनिटी लेवल एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, जो हम लोग तीनों का ही एक कॉम्बिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। और एडवोकेसी में भी जब हम एडवोकेसी नहीं करेंगे तो वो गवर्नमेंट तक चीजें जा नहीं पाएंगी, और जा नहीं पाएंगी तो फिर वो पॉलिसीज में भी नहीं आ पाएंगी। तो वही मानना है हमारा। आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग जब होती है टिपिकली इस सब चीजों में, जनरली एनजीओज को लोकल अथॉरिटी इंटरटेन करती है पॉलिसी मेकिंग में, या फिर आपकी रोल मोर और लेस रेस्ट्रिक्टेड होती है एडवोकेसी में कि भाई आप अपने पॉइंटर्स रख दो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड सो ऑन सो फोर्थ, या फिर हाउ डज दैट वर्क आउट? डू यू हैव एनी, आपका कोई अभी तक रोल रहा है किसी भी एक स्मॉल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में, या फिर रिफॉर्मेशन हाँ, जिसको बोलते नीति आयोग में मुझे इनवाइट किया था स्पेसिफिकली ड्यूरिंग कोविड। कोविड में इनिशियली जब हम पहली पहली वेव आई थी, तो तब एक कंसल्टेशन के लिए बीइंग एन एनजीओ आई वाज द पार्ट ऑफ नीति आयोग मीटिंग, एंड दे आस्क्ड अस कि हाउ वी कैन गो हैड एंड कोप अप विद द चैलेंजेस। लॉकडाउन्स लगाना है, कैसे करना है, और अवेयरनेस कैंपेन्स कैसे कर सकते हैं विद इन कम्युनिटी, एंड हाउ वी कैन स्प्रेड द वर्ड अबाउट द हाइजीन, हाउ पीपल कैन वियर द मास्क, और वो सारी चीजें। तो उस सब के ऊपर बात हुई और हम लोगों ने कैंपेन्स किए भी, और बहुत सारे एनजीओज का रोल सबने देखा स्पेसिफिकली ड्यूरिंग कोविड। सो वो रोल देखते हुए हम लोगों ने वो रोल जो हमने निभाया स्पेसिफिकली कोविड में गवर्नमेंट के साथ मिलके, वो किसी से छुपा भी नहीं है। सो वो सारी चीजें हैं। उसके अलावा वैसे भी अभी हम लोग एनजीटी हो गया, बाकी जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, तो टाइमली टाइमली कंसल्टेंसी के लिए बहुत सारे एनजीओज को इन्वॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन द वर्क, जिस जिस एरिया में जो जो एनजीओज काम कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, बिकॉज पॉलिसी के लिए ऐसा नहीं कि हम एसी रूम में बैठकर कोई पॉलिसी बना दे, बिकॉज ग्रास रूट पे जो लोग हैं, अभी क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, तो क्लाइमेट को लेकर भी बहुत सारी पॉलिसीज बननी चाहिए। अभी हम न्यूज में देख रहे थे पिछले कुछ महीनों में कि एनजीटी का कितना फंड अनयूटिलाइज चला गया, या फिर जो फंड एलोकेट हुआ था फॉरेस्ट्रेशन के लिए, एफॉरेस्ट्रेशन के लिए, उस फंड से अभी उत्तराखंड में कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीद लिया। तो ऐसी ऐसी कुछ फनी न्यूज भी आती रहती हैं। बट वही है कि अगर गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, पॉलिसी मेकिंग में जो लोग बैठे हैं, एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ बेसिकली काम करें एनजीओज के साथ, या ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन या सिविल सोसाइटीज के साथ, तब डेफिनेटली बेसिकली इन फेवर, पीपल फेवर पॉलिसीज को बनाया जा सकता है। बिकॉज क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर हम पॉलिसी बना रहे हैं, एक ऐसा ऑफिसर है जो बैठा है पॉलिसी बना रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को समझ नहीं पा रहा है, हीट वेव को समझ नहीं पा रहा है, बिकॉज हीट वेव अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट कर रही है वो डेली वेजर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स को कर रही है, फार्मर्स को कर रही है। बिकॉज लास्ट ईयर ही हम बात करें, दिल्ली के अराउंड 52-53 डिग्री टेम्परेचर चला गया, एंड अराउंड 250 लोगों का डेथ हुआ ओवरऑल इंडिया में बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक, एंड अराउंड 25 to 30,000 लोग इम्पैक्ट हुए थे हीट स्ट्रोक की वजह से। सो ये एक फिगर मैं दे रहा हूँ, इसमें से कितना सारा फिगर ऐसा होगा जो नॉन रिपोर्टेड है। सिमिलरली एयर पोल्यूशन का इशू, अभी दिवाली आएगी फिर से सेम एक गाना चलेगा हर टीवी चैनल पे, टीआरपी मिलेगी सभी को। कोई बोलेगा कि हाँ ये स्टबल बर्निंग से हुआ है, कोई बोलेगा नहीं ये विकलर एमिशन है, जो फार्मर्स है वो बोलेंगे विकलर एमिशन है, इंडस्ट्रियल एमिशन है। तो वो एक ब्लेम से मतलब सॉल्यूशन मैं तो नहीं मानता उसको। ठीक है, एक सस्ती टीआरपी आप ले लीजिए, बट जो एक्चुअल उसका सॉल्यूशन होगा, आप सबको बैठाइए, जो भी फार्मर स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप बैठाइए, जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको बैठाइए, क्योंकि एमिशन तो पावर प्लांट से भी हो रहा है, कार्बन निकल रहा है वहां से, तो ऑक्सीजन नहीं निकल रही है, व्हीकल से भी निकल रही है, स्टबल बर्निंग से भी निकल रहा है। बट सो अभी जैसा कि मैंने बताया, अभी काफी हद तक अवेयरनेस भी आई है फार्मर्स में स्टबल बर्निंग को लेकर। बहुत सारे फार्मर्स हैं पराली को बेच देते हैं, अभी बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रोक्योर करती हैं डायरेक्टली पराली को खेतों से, तो वो मॉनेटरी उनको फायदा हो रहा है, उनको क्यों जलाना है वो।
और उनको समझ भी डेवलप हुई है फार्मर्स में अभी एयर पोल्यूशन को लेकर, जो पहले नहीं थी। तो इसी पे एक सवाल है, चूँकि आप ऑलमोस्ट 8, 9, 10 सालों से काम कर रहे हो इस फील्ड में, कुछ एक रियल जी। ग्राउंड इम्पैक्ट जहाँ पे ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन, जहाँ पे आपने अपनी आँखों से विटनेस किया है? सो एक मैं स्टोरी आपको बताना चाहूँगा। एक लड़का है, हमने मोबाइल स्कूल की शुरुआत की थी कोविड में, स्पेसिफिकली फॉर द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। और उसमें हमने जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय एसोसिएशन के साथ हमने कोलैबोरेशन किया था। साथ में माइका वानी एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है गुजरात में, उनके साथ कोलैबोरेशन में हमने ऑनलाइन क्लासेज शुरू की थी गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज स्मार्टफोन हर किसी के पास आ गया था, बट गवर्नमेंट स्कूल्स के पास लैक ऑफ इंफ्रा था, जबकि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे कोविड में भी ऑनलाइन क्लासेज ले रहे थे। तो मोबाइल स्कूल्स हमने जब शुरू किया तो झारखंड का एक बच्चा क्लास लेता है, सो उसका नाम है आकाश महतो। सो एज ए स्टूडेंट वो हमारे साथ जुड़ा और एक छोटे से गांव से आता है, सराय केला खारसवा, सराय केला अच्छा। खारसवा कोई, हाँ हाँ, एक कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसके एक छोटे से गांव से आता है। तो वो लड़का हमसे जुड़ा एज ए स्टूडेंट, तो उसने सीखा, बहुत सारी चीजें सीखी। सो स्टूडेंट से उसने फिर वॉलंटियरिंग करना शुरू किया अपने गांव में ही हमारी एक्टिविटीज को लेकर, स्पेसिफिकली क्लाइमेट और जेंडर पे, जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है या क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। उसके बाद वो लड़के का एडमिशन होता है एंट्रेंस क्लियर करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में। देन दिल्ली में वो मूव होता है, तो मेरे साथ वो फुल टाइम वॉलंटियरिंग करना शुरू करता है ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन में। सो वॉलंटियरिंग करते 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 वो सीखता है। देन उसका फुल टाइम हम लोग मतलब दिल्ली में उसको रखते हैं 3 साल के लिए, साथ में पढ़ाई कर रहा है। साथ में हमने उसको एक स्लम क्लस्टर दिया दिल्ली का, जहाँ पे हमारा स्लम टू स्कूल इनिशिएटिव चलता था। तो वहाँ पे स्लम बच्चों को वो पढ़ाता है जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन प्रिपरेशन के लिए। सो दैट, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय हमारा इसलिए फोकस था कि वहाँ पे इंक्लूडिंग डेली कंज्यूमेबल सब कुछ गवर्नमेंट बियर करती है। अगर आप एंट्रेंस क्रैक कर देते हैं, रहना खाना, इवन बुक्स एंड एवरीथिंग विल बी फ्री। तो स्लम एरियाज में अफोर्डेबिलिटी नहीं होती बच्चों की, तो हमारा फोकस था कि वो उनका लाइफ बन जाएगा वहां चले जाएंगे तो, और एजुकेशन का लेवल भी अच्छा है। तो वहां पे वो पढ़ाना शुरू करता है, 3 साल उसका ग्रेजुएशन पूरा होता है। देन उसका फिर फुल स्कॉलरशिप पे आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, बिकॉज ऑफ सोशल वर्क एंड ऑल दिस स्टफ। फिर वो 2 साल का मास्टर्स पूरा करता है हमारे साथ कनेक्ट रहते रहते, और फिर हम उसको फुल टाइम हायर करते हैं ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन में एज एन एम्प्लॉय। सो दिस इज द वन स्टोरी। तो जो बहुत मतलब मुझे एक सेल्फ मोटिवेशन देती है कि मतलब एक छोटे से गांव का बच्चा जो एज ए स्टूडेंट जुड़ा मेरे से, जिससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं, झारखंड और कहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई हरियाणा से। एक इंक्लूजन का भी मुझे उसमें से खुशबू आती है कि मतलब कोई रिलीजन, कास्ट, स्टेट, कलर्स, वो सारी चीजों से ऊपर उठकर मतलब एक हमने रियल एग्जाम्पल सेट किया कि मतलब हाँ, कुछ हुआ है इम्पैक्ट। सर, आपके मेजर प्रोजेक्ट्स अभी कौन-कौन से आ रहे हैं? जैसा आपने बताया कि एक मेंटल हेल्थ विंग आपने शुरू किया है, एंड पैरेलली करंटली आपकी 3-4 विंग्स हैं, जिसमें एक मेंस्ट्रुअल हेल्थ आपने बताया, दूसरा आपने क्लाइमेट चेंज के लिए बताया, तीसरा आपने एडवोकेसी बताया, चौथा आप मेंटल हेल्थ पे फोकस करते हैं। ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपके क्या-क्या आ रहे हैं? अभी अगर मैं बात करूं मेजर प्रोजेक्ट की, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पे हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है, पीरियड्स ऑफ प्राइड, जो पिछले कई सालों से चल रहा है। और मेंटल हेल्थ पे सिमिलरली हमारा प्रोजेक्ट हैप्पीनेस चलता है, जो कई सालों से चलता आ रहा है। और उसके अलावा क्लाइमेट के ऊपर हमने वन होम वन ट्री एक प्रोजेक्ट चलाया था 2019 में, तो जिसमें हम कम्युनिटी को मोबिलाइज करते हैं कि एटलीस्ट एक जो घर है वो एक प्लांट लगा लो। आपके घर में स्पेस भी नहीं है, कहीं भी कम्युनिटी पार्क में लगा लो, उसको अडॉप्ट कर लो, उसको ग्रो करो। सो जैसे वन होम वन ट्री, एक फैमिली एक एक प्लांट भी लगाएगी तो इंडिया में कितनी सारी फैमिलीज हैं, तो उससे भी हम बहुत सारा कार्बन एब्जॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं, जिससे जो हमारा कार्बन एमिशन है वो कंट्रोल में आएगा। सो ये कंसेप्ट था उसके पीछे। उसके अलावा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वर्कशॉप्स
जो हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में कर रहे हैं मेजरली, जिसमें हम यूथ सेंट्रिक अप्रोच के साथ हम लोग बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं क्लाइमेट के ऊपर और साथ में अवेयर कर रहे हैं। उसमें हमने इंटीग्रेट करके एडवोकेसी और एक्शन को भी ऐड कर दिया। बच्चे ही एडवोकेसी भी कर रहे हैं क्लाइमेट को लेकर, जैसे कि फरीदाबाद में हमने लास्ट ईयर किया था। रेडियो मानव रचना के साथ हमने कोलैबोरेशन किया, जागरण मीडिया के साथ किया। तो उसके थ्रू हम लोग लोगों को भी, जो लोग जुड़े भी नहीं हैं हमसे, तो उन लोगों को पता भी चले कि हम लोग क्या कर रहे हैं और वो लोग भी कर सकते हैं वो चीज घरों में रहकर। तो वो एडवोकेसी का पार्ट था हमारा, जो गवर्नमेंट तक भी पहुंचे, जो बाकी जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है उन तक भी पहुंचे। और एक्शन का पार्ट जैसे कि हमने डायरेक्टली रिप्लेस किया था प्लास्टिक बोटल्स को मेटल बोतल से, फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को मिला था। इवन क्लॉथ बैग दिया था हमने इन रिप्लेसमेंट ऑफ पॉली बैग्स, जो हम स्ट्रीट वेंडर से, जब वेजिटेबल वेंडर्स हो गया, फ्रूट वेंडर्स हो गया, पॉलिथीन में सब्जी लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, तो वो उसका डायरेक्ट रिप्लेसमेंट किया था एज ए पार्ट ऑफ एक्शन हमने। और प्लांटेशन भी किया था इन्हीं वर्कशॉप्स के साथ, हर वर्कशॉप के साथ। तो ये एक चीज हो गया। और क्लाइमेट चौपाल हमारा चलता है ओपन कम्युनिटी के लिए, जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। वो बेसिकली इनफॉर्मल एक प्लेटफॉर्म है, जैसे कॉमन लोगों के लिए, अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। जो हमारा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वर्कशॉप है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है, यूथ सेंट्रिक है, लेकिन अडल्ट्स के लिए और कॉमन लोगों के लिए हमने उसी का एक फॉर्म बनाया, क्लाइमेट चौपाल। सो काइंड ऑफ क्लाइमेट गैदरिंग वेयर डिफरेंट पीपल्स कैन गैदर फ्रॉम ए सोसाइटी या फिर आसपास के एडजेसेंट एरिया से, वेयर वी कैन डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट इश्यूज ऑफ आवर टेरिटरी एंड रीजन, एंड हाउ कोलेक्टिवली हम लोग उसके सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, सॉल्यूशन पे बात कर सकते हैं, या कैसे साथ में हम सॉल्यूशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स को। तो एक क्लाइमेट चौपाल हो गया। अभी हम लोग इको फ्रेंडली लाइब्रेरी डेवलप कर रहे हैं फरीदाबाद में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा हो रहा है। अभी पहला लाइब्रेरी हमारा ऑलमोस्ट बाई सितंबर रेडी हो जाएगा। जिसमें हमने पूरे लाइब्रेरी को इको फ्रेंडली हम लोग बना रहे हैं, जिसमें वर्टिकल गार्डन होगा लाइब्रेरी के एक वॉल पे, और उसी में जेंडर इंक्लूजन के लिए आपका सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन होगी, उसी में आपका वेस्ट सेग्रीगेशन डस्टबिन होंगे मेटल के, सो डैट वो बिहेवियर चेंज लेके आए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो वहां पे। मान लो जो बच्चा एक साल उस लाइब्रेरी को यूज कर रहा है, तो वो देख रहा है वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, 3 अलग अलग डस्टबिन रखे हुए, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, एंड देन उसका जो भी स्टेशनरी वेस्ट है, तो उसको दिखेगा तो उसको समझ आएगा कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट अलग चीज होती है कुछ। अभी तक तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, 21st सेंचुरी चल रही है और डिजिटलाइजेशन है, हर किसी के पास फोन है, लेकिन अभी तक भी बीइंग इन इंडियन हम लोग फेल हो रहे हैं कचरा सेग्रीगेट करने में। एक सबके घर में एक डस्टबिन होता है, उसी में ठूस देते हैं हम लोग, गीला सूखा, चाहे मेडिकल वेस्ट है चाहे कुछ भी है, और कचरे वाले को बेचारे को दे देते हैं। क्योंकि पहले ही हमारे यहाँ रिसाइकलिंग फैसिलिटी किसी से छुपी नहीं है कि कितना हम रिसाइकिल कर सकते हैं बीइंग इन कंट्री, और फिर हम ऊपर से ऐसे मिला के देंगे तो वो फिर भगवान ही जानता है कि फिर हम आर्टिफिशियल पहाड़ बना देंगे। दिल्ली में भी, यहाँ गुड़गांव के अंदर भी, बंधवाड़ी में बना हुआ है, फरीदाबाद एंड गुड़गांव के बीच में, पूरा एकदम लगता है कि मतलब जैसे माउंटेन्स वाला फील आता है। तो इतनी सारे विंग्स, इतने सारे कैटेगोरिकली जो आपने इनिशिएटिव बना के रखे हैं, मैनेज कैसे करते हो? मतलब कितने आपकी ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन की साइज क्या है? कितने एम्प्लॉइज हैं जो आप इतने सारे इनिशिएटिव को पैरेलली मैनेज कर पा रहे हो? अभी हमारे पास 35 कोर हम लोग काम कर रहे हैं, कोर जो लोग हैं जुड़े हुए हैं जो। उसके अलावा वॉलंटियर्स का हमारा 2000 का फिगर है अभी तक का, जो अक्रॉस इंडिया हमसे जुड़े हुए हैं अलग अलग एरियाज में, इंक्लूडिंग हैदराबाद, मुंबई, पुणे, नांदेड़, बैंगलोर, पता नहीं कहाँ कहाँ, कोलकाता, बिहार में, झारखंड में, देन उत्तराखंड में, देन हिमाचल में, देन जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, पंजाब में। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा ये ड्रीम है कि मतलब मैं मरने से पहले, मतलब जो भी मेरी लाइफ की जर्नी है, जितने भी मैं साल जीऊँ, एटलीस्ट एक एक बार मैं हर गांव में चला जाऊं हमारे देश के, तो वो अपने आप में ही एक, मैं पूरी दुनिया घूम लूंगा अगर मैं पूरे भारत के गांव घूम लूं। क्योंकि अगर आप मणिपुर में भी, मणिपुर को मैं भूल गया, तो इम्फाल में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी है, इतना अलग अलग कल्चर है, इतना अलग अलग लैंडस्केप्स हैं, अलग अलग चैलेंज हैं अलग अलग स्टेट्स के।
तो अपने आप में ही मतलब एक इंटरेस्ट बना रहता है जीने में भी, मतलब एक डायनेमिक्स रहता है ना लाइफ में, तो मजा आता है। तो वही मेरे साथ भी हो रहा है, क्योंकि अभी मैं गुजरात जा रहा हूँ सितंबर फर्स्ट वीक। अभी मैं उत्तराखंड था, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो रही थी उत्तराखंड में, 15 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, आई वाज द गेस्ट स्पीकर देयर। तो मजा आ रहा है कि मैं कभी उत्तराखंड जा रहा हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, महाराष्ट्र जा रहा हूँ, तो वो एक डायनामिक्स बने रहते हैं, अलग कल्चर है, अलग सारी चीजें हैं, सोशल चैलेंजेस भी थोड़े थोड़े चेंज होते हैं। मे भी हो सकता है पीरियड्स के ऊपर महाराष्ट्र का जो चैलेंज है वो हरियाणा से थोड़ा अलग हो। तो वो सारी चीजें हैं, और हम लोग एडवोकेसी का भी पार्ट रहे हैं, तो बहुत सारे सर्वेज भी करे हैं हमने मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर, जो पब्लिश भी हुए हैं अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस में, जो एडवोकेसी में, जिससे हमें बहुत बड़ा हेल्प भी मिला है। और अभी मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के ऊपर अच्छी अच्छी पॉलिसीज भी बन रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि सैनिटेशन फैसिलिटी मैंडेटरी होनी चाहिए हर गवर्नमेंट स्कूल में। और अभी हरियाणा गवर्नमेंट का भी आया है, फ्री एक्सेसिबिलिटी ऑफ सैनिटरी पैड फॉर द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। तो वो आउटकम्स हैं हमारी मेहनत के। तो मेहनत हम लोग ऐसे करते रहेंगे, चाहे मेंस्ट्रुअल हेल्थ है, चाहे कोई दूसरा भी इशू है। तो एडवोकेसी भी अपना काम करती है और एक्शन भी अपना काम करता है, तो दोनों का इम्पोर्टेंस मैं बराबर ही मानता हूँ। कैटेगोरिकली जब इतने सारे डिविजन्स, इतने सारे इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स मैं बोलूँगा लेके चल रहे, आपका पर्सनल मिशन क्या है? मिशन पर्सनल मेरा मिशन एंड विजन की अगर मैं बात करूं, जो एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। सिंगापुर इतना छोटा सा देश है, वहां पे एयर पोल्यूशन नहीं है। हम इतने बड़े देश हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं। बहुत रियल स्टेट ने पैर पसार लिया है, एग्रीकल्चर लैंड घट रही है, और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। डिफोरेस्ट्रेशन हो रहा है, हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, आई प्रेज इट, बट वो सस्टेनेबल क्यों नहीं हो रहा है? पहाड़ों को काट के डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा क्या हो रहा है? नुकसान हम लोग झेल रहे हैं। तो डेवलपमेंट होना चाहिए, मैं उसका हामी हूँ, पर वो सस्टेनेबल होना चाहिए। मेरा पहला ड्रीम यही है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी आए। और जो मेरा मिशन है कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर इंटीग्रेटेड हो सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट एजुकेशन, जो है नहीं अभी। क्योंकि हम अभी एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन क्योंकि विजिबल नहीं है, दिखता नहीं है लोगों को। PM2.5, PM10 विजिबल नहीं है, तो इसलिए हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन इसको प्रॉब्लम ही नहीं मानती। जबकि 5.18 मिलियन डेथ होती हैं बिकॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायरेक्टली जो लिंक होता है एयर पोल्यूशन की वजह से। और PM2.5 मतलब इतना छोटा होता है, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 mm, या PM10 जो हम देख ही नहीं सकते आंखों से, तो हम उसको विजिबल इश्यू भी नहीं मानते, बिकॉज इंडियंस प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को तब तक नहीं मानते जब तक वो दिखती नहीं है। तो अब PM2.5 का भी लेवल सेट किया हुआ है, 5 to 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। एंड सिमिलरली PM10 का भी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लेवल सेट किया हुआ है, 15 to 45 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। पर दिवाली आएगी, आई एम श्योर आप चेक कर लेना अपने फोन से, PM2.5 एंड PM10 का लेवल क्या होगा। मैं दिल्ली की बात ही नहीं कर रहा, आप हरियाणा के Tier 2 सिटी में जाओ, हरियाणा के इवन गांव में जाओ, दिल्ली से आप 100 किलोमीटर दूर जाइए, एंड देन आप चेक कीजिएगा वहां पे भी PM2.5 एंड PM10 क्या होगा। Out of 100, if I talk about the top 20 most polluted cities, these are from the South Asian regions, including our पड़ोसी देश, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो हमारे पड़ोसी भी मतलब हमसे कॉम्पीट कर रहे हैं, और हम लोग टॉप कर रहे हैं पॉपुलेशन में, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में, वर्ल्ड मोस्ट प्लास्टिक एंड पॉलिथीन कंट्रीब्यूटर में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, मतलब हम टॉप कर रहे हैं बट खराब चीजों में कर रहे हैं, अच्छी चीजों में भी टॉप करना चाहिए। मतलब सिंगापुर जैसे छोटे देश से सीख लें हम एटलीस्ट, वो तो एशिया का ही पार्ट है। चलो हम यूरोप की बात करते हैं, यूरोप ने बहुत एक्सप्लोइटेशन किया, चलो यूरोप को हम साइड में रखते हैं, लेकिन सिंगापुर तो हमारा अपना एशिया का है, उससे आप सीख लो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ सिंगापुर में, कैसे उन लोगों ने वेस्ट को मैनेज किया, कैसे एयर पोल्यूशन इश्यू नहीं बना वहां पे। रियल स्टेट तो वहां पे भी है।
सैंडी बाय द वे इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हो एट सच ए यंग एज, वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है? ऑनेस्टली मैं कहूँगा मुझे तो नहीं आती बिकॉज़ मैंने खुद खेती की है, फार्मिंग की है बचपन में, इवन स्कूलिंग मेरी इनिशियली गाँव से हुई और उसके बाद भी कॉलेज टाइम पे भी गाँव में सारी चीज़ें करते थे, एसोसिएट रहते थे। बट अभी एनजीओज़ में काम इतना बढ़ गया है तो फार्मिंग करना तो छोड़ दिया है अभी कुछ हद तक, बट फार्मिंग में अभी भी इंगेज रहते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बिकॉज़ फार्म लैंड है मेरी खुद की गाँव में। जो भी है और बाकी सारी चीजें और भी हैं बट सेलिब्रिटी वाली फीलिंग अगर हम लेने लग जाएंगे फिर शायद ग्रास रूट का टच जो मुझे लगता है तो वो समझ कम हो जाएगा। बहुत सारे लोग अभी भी मैं जाता हूँ मिलता हूँ तो एक जो यूनिकनेस है अंदर वो शायद कम हो जाएगी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल रहना, मतलब जैसा मैं जीरो पे था ऐसा मैं आज वैसे ही आज मैं रहता हूँ, तो वो चीज मैं गवाना नहीं चाहता बीइंग ऑनेस्टली। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो चीज है वो मैं कैरी करूँ चाहे कितना भी मतलब कुछ भी हो जाए। अगर वो चीज शायद मेरे अंदर से चली जाएगी जो यूएसपी है मेरी तो शायद फिर आई डोंट थिंक सो कि मतलब मेरे लिए अच्छा मैं मानूंगा उसको, क्योंकि मेन मेरी आइडेंटिटी ही वही है। तो मैं आइडेंटिटी तो नहीं खोना चाहूंगा किसी भी कीमत पे। है। तो जनरली ये भी कहा जाता है कि एनजीओ को लोग, स्पेशली पॉलिटिशियंस या फिर बिजनेसमैन, ब्लैक मनी को हम्म, वाइट करने को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। कभी ऐसा हाँ। इंस्टेंस हुआ है जहाँ पॉलिटिशियंस हैज और समबडी विथ, मतलब जिसके पास ज्यादा, कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ है जहाँ पे कोई आपको अप्रोच किया कि भाई ये लो एंड ट्राई टू कन्वर्ट इन टू व्हाइट मनी, ऐसा कुछ इंस्टेंसेस? क्योंकि आप जिस कम फील्ड से में कम रहते हो, मेरे ख्याल से 200-300 बार तो हुआ होगा। तो मतलब होता है भर भर के। और हाँ हाँ भर भर के होता है और मजा आता है रिजेक्ट करने में। क्योंकि ये मजा काफी क्यों आता है कि हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मतलब मैंने एनजीओ या सोशल वर्क में मैं बाई प्रोफेशन नहीं आया था, मैं बाई पैशन आया था। और मैं बाई प्रोफेशन आता तो शायद मैं भी उस सफ में शामिल होता या उस लाइन में शामिल होता जो 200 250 300 या 500 जो ऑफर्स मुझे आए होंगे अब तक की जर्नी में, तो शायद वो ऑफर्स मेरी लाइफ जर्नी का हिस्सा होते। बट मैं जिस सरकमस्टांसिस में सोशल वर्क में आया तो उन सरकमस्टांसिस ने कभी मुझे सिखाया ही नहीं वो सब। तो जिन सरकमस्टांसिस ने मुझे सोशल वर्क में आने का चांस दिया तो मैं कभी चाहूंगा भी नहीं कि मैं जो अपनी ओरिजिनलिटी है उसको खोऊं कभी भी। तो उसकी कोई कीमत नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई कीमत लगा भी पाएगा जब तक मैं जीऊंगा कि जो मेरी ओरिजिनलिटी है वो खत्म हो कभी। इंटरेस्टिंग। मतलब नहीं, मैं इसलिए पूछा क्योंकि काफी टेम्पटिंग होते हैं ये सब ऑफर, बोलेंगे बॉस इतने ले लो, आप इतना ये तो परसेंटेज। वी आर यूज्ड टू इट। तो बहुत बार आता है हमारे पास पॉलिटिशियन ये सब वो सब, तो ठीक है वो उनका काम कर रहे हैं, हम मना करना हमारा काम है, ट्राई करना उनका काम है। बहुत सारे एनजीओ जो करते होंगे, हिट एंड ट्राई में कोई ना कोई मिल ही जाएगा उनको भी जो भी सॉल्यूशन चाहिए उनका। क्योंकि कुछ एक एनजीओ वालों को मैंने देखा है बॉस इतने पैसे कमाते हैं, एंड दैट मेक्स यू सरप्राइज कि हम्म। बॉस ये लेजिटिमेट है कि नहीं। नहीं नहीं हमारा तो यही फोकस रहता है कि हम 1 रुपया भी अगर ले रहे हैं कोई भी प्रोजेक्ट है हमारा, कैसे हम मैक्सिमाइज और टेंजिबल इम्पैक्ट क्रिएट करें हमारे डोनर्स के लिए। तो मेरा तो फोकस यही रहता है कि आकाश महतो जैसे कितने लोग मैं निकाल के लेके आऊं, क्योंकि 10 साल बाद अगर मेरे पास 1000 2000 5000 आकाश महतो होंगे तो वो मेरे लिए पैसा है, दैट इज मनी फॉर मी। ग्रेट। आपकी गर्लफ्रेंड है? अभी तो नहीं है, अभी एनजीओ को ही आप कह सकते हो बिकॉज टाइम का, ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो टाइम का बहुत बड़ा इशू रहता है अगर आप सोशल सेक्टर में आते हो और बीइंग इन फाउंडर। तो अल्टीमेटली मतलब बहुत ज्यादा, मतलब आपको काम भी करना है, आपको एनजीओ की सारी चीजें भी देखनी है, कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करनी है, अलग अलग एंगेजमेंट्स रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ये सब वो सब। तो थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, मतलब बीइंग अगर मैं कंपेयर करूं 9 to 5 जॉब और बीइंग इन फाउंडर ऑफ एन एनजीओ, तो जॉब मेरे लिए ज्यादा इजी होगा।
करेक्ट, क्योंकि क्योंकि इसमें अभी सारे भी लोग मेरे लिए सितंबर में आई थिंक 5-10 इनविटेशन है, इंक्लूडिंग वन फॉर द वर्ल्ड पीस समिट हैपनिंग इन साउथ कोरिया। तो वो लोग ग्रेट। काफी पीछे से बोल रहे थे कि आप आओ, अटेंड करो, वी विल डू एवरीथिंग, आपका वीजा एप्लीकेशन से लेके हर चीज, स्काउटिंग रहने का। बट मेरा सितंबर में मल्टीपल एंगेजमेंट है इंडिया के अंदर ही, तो मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैं काम जिस जगह पे कर रहा हूँ वहां पे एंगेजमेंट मेरा होना जरूरी है। क्योंकि जब पीस समिट में जाके बोलना एक चीज हो सकती है, बट इंडिया के अंदर जो मेरे इंटरनल कमिटमेंट है, तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। बहुत बार लोगों को ये भी लगता है कि एटीट्यूड है, ये जानबूझ के मना करता होगा, तो वो भी बहुत इशू मतलब रहता है। मतलब मैंने तो अभी अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया ऑनेस्टली, मतलब कभी कुछ ऐसा हुआ भी होगा तो मैं याद रखता हूँ हमेशा। सो इन माई फोन अराउंड 5-7 thousand कॉन्टेक्ट्स आर स्टिल सेव्ड। तो मैं हमेशा याद रखता हूँ, मतलब किसी को मैंने टाइम दिया या किसी वजह से या सर्कमस्टांसिस ऐसे हो गए, मिल नहीं पाया या फिर कमिटमेंट हुआ, तो वो मैं लिस्ट बना के रखता हूँ, मेरी पर्सनल डायरी में लिखा रहता है। हाँ, जब भी मेरे पास टाइम होगा तो मैं टीम करूंगा, वो चीज हो ना हो, बट मैं उसको मैं एक्सप्लेन कर लूंगा कि हाँ कुछ चीजें ऐसी थी या मेरा शेड्यूल ऐसा था। तो वो मेरा रहता है अभी भी। कई सारे लोग हैं जो पिछले 2-3 महीने से, मेरा कई सारी इंसिडेंट्स ऐसे हुए बैक टू बैक, साथ में कमिटमेंट्स थी एनजीओ को लेकर, फैमिलीज में कुछ चीजें ऐसी हुई। तो बट मैंने फिर भी लोगों के जो भी कॉल्स आए, लोगों ने जो भी टाइम मांगा मेरे से या जो भी इंगेजमेंट्स थे, मैंने पूरा लिस्ट बना के रखा पिछले 3 महीने का, और वन बाय वन मैं वो पूरा सर्व कर रहा हूँ अभी। स्लोली 1-2 महीने में हो जाएगा hopefully। ग्रेट सैंडी, आई मीन ये बहुत बड़ा कैंडिड कॉन्वर्सेशन है, इतना ओपननेस, इतना इतनी कम एज में अगर आप ये सारी चीजें कर पा रहे हो, द सेम टाइम इतनी इंटीग्रिटी के साथ निभा पा रहे हो, ये इटसेल्फ शोज कि बॉस how passionate you are for the real changes that you are aspiring for. So thank you so much for your time. Thank you so much, Kamal. See you, bye bye।